नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीतिक हलचल मचा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के कई राज्यों में संगठित तरीके से वोट चोरी की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे थी, लेकिन परिणामों में गड़बड़ी हुई। इसी तरह कर्नाटक में भी वोट चोरी के सबूत सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया, मैं 100% सच बोल रहा हूं और देश के युवाओं को इस खेल को समझने की जरूरत है। एक पूरा प्रदेश चोरी कर लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें सैनी कहते नजर आए कि हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर मुख्यमंत्री किस व्यवस्था की बात कर रहे थे। उन्होंने चुनाव आयोग के इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस तरह की कथित हेराफेरी को उजागर करना जरूरी है। As you can see, we have the word H files, and this is about how an entire state has been stolen. We suspected, once we did Madhepura, once we did Aland, we suspected that this is not just happening in individual constituencies, it is happening at the state level and at the national level. We got a lot of complaints in Haryana from our candidates that something was wrong, something was not working. Their predictions all went upside down. We had experienced this in Madhya Pradesh, experienced it in Chhattisgarh. बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। जातीय प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर बोलते हुए राहुल गांधी ने भारतीय सेना का उदाहरण देते हुए कहा कि देश की केवल 10% आबादी ही सेना को नियंत्रित करती है। उनके इस बयान ने सियासत में बवंडर खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी का आशय समाज में असमान प्रतिनिधित्व को रेखांकित करना था, लेकिन उनके शब्दों को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। जेपी ने इस बयान को सेना का अपमान बताया और राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी जाति की राजनीति को सेना जैसी अनुशासित और राष्ट्रीय संस्था में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। पार्टी प्रवक्ता CR केसवन ने कहा कि राहुल गांधी का ये बयान न सिर्फ विभाजनकारी है, बल्कि ये हमारी सेना की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाला है। वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा गया कि उनका उद्देश्य किसी संस्था का अपमान करना नहीं था, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व की असमानता पर चर्चा करना था। हालांकि बीजेपी ने संकेत दिया है कि ये बयान अब बिहार चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के इस बयान ने चुनावी सरगर्मी के बीच नया विवाद खड़ा कर दिया है, जहां एक ओर इसे सामाजिक सच्चाई कहा जा रहा है तो दूसरी ओर देश की एकता पर हमला बताया जा रहा है। और इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर रमेश ठाकुर। रमेश जी, राहुल गांधी एक बार फिर सवाल के घेरे में खड़े हो गए हैं। उन्होंने बयान दिया है कि जो सेना है उसको 10% लोग ही चला रहे हैं। नहीं, देखिए, सेना के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए और सेना है तो हम लोग सुरक्षित हैं और उनका कहने का कुछ तात्पर्य अलग है, उसको हमें समझना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है कि जो सेना की विंग है और सेना की जो ताकत है वो भारत के गिने चुने 10% ऐसे लोग हैं, जिसमें नेता हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट हैं, जिसमें पहुंच वाले लोग हैं, जिसमें उद्योगपति हैं, उनके ही सुरक्षा के लिए वो तैनात हैं। हम आपकी सुरक्षा के लिए तैनात नहीं है, हमारी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं और आम जनता की सुरक्षा करने में वो नाकाम है। उनका कहने का तात्पर्य ये है। अब आपको पता है आलोक जी, जो पॉलिटिशियन जब बड़ा होता है उसके मुंह से जब कोई बयान आता है तो उसके गलत मायने विपक्ष भी निकालता है, सत्ता पक्ष भी निकालता है, मीडिया भी निकालता है, अलग तरीके से निकालता है। मेरे ख्याल से उन्होंने उनके बयान पे जिस तरीके से टिप्पणी आना शुरू हुई, उसके बाद में उन्होंने खंडन भी करा है और उसके बाद में उन्होंने उसका खंडन करके भी बताया कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। जी। और कांग्रेस ने भी उनका बचाव करते हुए ये बोला है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हाँ, मैंने वही कहा ना। और जिस तरीके से बड़ा व्यक्ति, बड़े कद का औहदेदार, कदावर नेता जब कोई कहता है
तो उसके मायने निकालते हैं और निकाले जाने चाहिए भी। अब क्या है, जिस तरीके से सत्ता पक्ष में आपको पता है राहुल गांधी और बीजेपी में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है जी। उनके मुंह से कुछ भी निकला हुआ गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, गलत तरीके से प्रचारित करा जाता है। और वही इधर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र जी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी, तो उनके बयान को भी कमोबेश ऐसे ही लिया जाता है। अब जब पिछले अगर बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हुआ करते थे प्रधानमंत्री, तो उनके लिए क्या कुछ नहीं कहा गया, रेनकोट में नहाना, तो इस तरीके की चीजें वो सदा सदा बरसों बरस वो चलती रहती हैं। अब राहुल का दौर है, नरेंद्र मोदी का दौर है, उनके अंदर जो बीच में रस्साकसी जो हो रही है वो हम आप लोग देख रहे हैं। जी रमेश जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, ऐसा बचाव करते हुए कांग्रेस नजर आई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया है। हरियाणा में वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने साफ कहा कि कांग्रेस सांसद के दावे तथ्यों पर आधारित नहीं है और इनमें कोई ठोस सबूत नहीं है। आयोग के अनुसार मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मृत, डुप्लीकेट या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना और पात्र नागरिकों की पहचान की पुष्टि करना है। आयोग के सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी से ये स्पष्ट करने को कहा गया कि वे इस पारदर्शी प्रक्रिया का समर्थन करते हैं या विरोध, क्योंकि कांग्रेस की ओर से हरियाणा मतदाता सूची को लेकर कोई आधिकारिक आपत्ति या अपील दर्ज नहीं की गई है। आयोग ने ये भी बताया कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से केवल 22 से संबंधित चुनाव याचिकाएं पंजाब और हरियाणा कोर्ट में लंबित है, जबकि मतदाता सूची पर किसी भी तरह की अपील नहीं की गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि उसकी सभी प्रक्रियाएं निष्पक्ष और कानूनी दायरे में की जा रही हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर रमेश ठाकुर। रमेश जी, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया ईसी पर और बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि जो हरियाणा में चुनाव हुए थे उसमें सरासर वोट चोरी हुई है और उस पर जो ईसी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो उनके तथ्य हैं वो किसी भी आधार पे उनका बेस नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए आलोक जी, जो राहुल गांधी ने कहा है वो जिंदा सबूतों के साथ में और जिंदा क्रिमिनल दस्तावेजों के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। ना सिर्फ बात रखी, उन्होंने वो भी प्रूफ दिए। एक व्हील चेयर पर जो चलता हुआ व्यक्ति आ रहा है, जो हम लोग स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, वो व्यक्ति अपनी चीजें बता रहा है। उसके बाद में दूर दराज के लोग आए हुए वो भी अपनी बातें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा वोट था, उसके बावजूद काटा गया। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है, एक लड़की जो शायद विदेश की कोई मॉडल है, जिसके नाम पे कई सारे वोट यहाँ पे बने हुए, उनके फोटो का इस्तेमाल हुआ है और उसको पता भी नहीं है, उसके 22 वोट यहाँ पे डाले गए हैं। तो इस पे मुझे लग रहा है इलेक्शन कमीशन को आगे आके जवाब देना चाहिए, ना सिर्फ उनको फांस उड़ाना चाहिए, उनकी बातों के हवाबाई लेने चाहिए। अब देखिएगा लोग, वही हुआ जो पिछली 2 मीटिंगें, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी वोट चोरी को लेके, और कमोवेश वैसे इस बार हो रहा है। तीसरी बार जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका बचाव करने इलेक्शन कमीशन को आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी पहले आ जाती है और भारतीय जनता पार्टी आगे पूरी तरीके से उनको नकार देती है। हालांकि कुछ घंटों के बाद में इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक बिंदुवार तरीके से बताया गया है, अपनी टिप्पणी उन्होंने दी है कि ये चीजें गलत बोली गई हैं, झूठ बोली गई हैं, ऐसा नहीं हुआ है। और हरियाणा चुनाव को लेके जिस तरीके से चीजें राहुल ने उठाई हैं, उस पे भी इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है कि हमें, हमारे पास किसी तरीके से कोई आपत्ति आई नहीं थी। अगर आई होती तो उस पे हम जवाब देते। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंट्रडिक्शन होता है आप दोनों के बयानों में। राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी ये कह रही कि हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट के साथ में दस्तावेज दिए थे, शिकायतें की थी, अब उसको भी इलेक्शन कमीशन नकार रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा ना एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि सच कौन बोल रहा है। लेकिन रमेश जी, आज जो पीसी करी है राहुल गांधी ने, उन्होंने जो आज डेटा दिखाया है वो इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट को ही सामने रखकर सारा डेटा पेश किया गया है। इसके बावजूद ईसी कह रहा है ये सब झूठ था।
हाँ, तो इसको कैसे आप नकार सकते हो भाई? डाटा तो आप ही का बनाया हुआ है, जो आपने बनाया है, जो आपकी वेबसाइट पे अपलोड है, उसी को इन्होंने प्रिंट किया है। उस प्रिंट को निकाल के उन्होंने अपने सोर्सों से और अपने इनके जो भी टीम वगैरह जो लगाई थी, उन सूत्रों से उन्होंने बताया है कि वो डाटा मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल अलग है। तो उस पे आप क्या कहोगे? उस पे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को एक डेलीगेट तैयार करना चाहिए और राहुल गांधी से बात करके और उन जगहों पे जाना चाहिए, उन लोगों से मिलना चाहिए और उन शिकायतों पर फोकस करना चाहिए जिन शिकायतों पे राहुल गांधी पिछले 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखर हैं। अगर देखो ऐसा नहीं होता है, आलोक जी आपको पता है कल बिहार चुनाव का पहला चरण है, 121 विधानसभाओं में वोटिंग होगी। तो इसमें तो व्यक्ति वोट डालने से डरेगा, वो इसलिए डरेगा कि भाई जो राहुल गांधी कह रहे हैं सच है। अगर खुदा न खास्ता अगर मैंने अपने पसंदीदा किसी भी उम्मीदवार को अगर हमने वोट डाल दिया तो वो तो पता चला और कहीं चला गया, चोरी हो गया, तो इससे बेटर यही है मैं वोट ही डालने ना जाऊं। तो इसमें तो फिर क्या होगा कि वोटिंग जो प्रतिशत जो धीरे धीरे लगातार विगत कई सालों से गिरता आया है और गिर जाएगा। रमेश जी, इन तमाम बातें हमने पहले भी पीसी देखी थी राहुल गांधी की और आज भी पीसी देखी है। उन्होंने जो डेटा भी ईसी वाला दिखाया है, कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है इन तमाम चीज़ों के बीच में कि जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी उस पर बज रही है। देखो सवाल एक नहीं है, सवाल कई तरीके से खड़े हो गए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं, अगर आपकी विचारधारा किसी पार्टी विशेष की है उससे इतर आप सोचो कि कल आप सत्ता पे नहीं रहो, कल विपक्ष में आ जाओ, तो क्या ये चीजें आज की जो दुखद तस्वीर है उसको आप पसंद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये फिर आपके साथ में भी होगा। तो यहाँ पे अगर लोकतंत्र को बचाना है, भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता, निष्पक्ष कहा जाता, साफ सुथरा कहा जाता है। आज ये तस्वीर है राहुल गांधी की, क्या सिर्फ देश ही देख रहा है? संसार नहीं देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। फिर हमारी वो पहचान कहाँ चली जाएगी जब भूटान के अंदर चुनाव होता है, नेपाल के अंदर चुनाव होता है, या एशिया की छोटी बड़ी में जब कंट्री में जब चुनाव होता है, तो वो लोग हमारे इलेक्शन कमीशन का एक डेलीगेट बुलाते हैं और हमारी चुनावी प्रक्रिया को अपनाते हैं और हमारे यहाँ का जो डेलीगेट वहाँ पे जाता है उनकी चुनावी प्रक्रिया को पूरा करवाता है। और रमेश जी, अभी एक डेलीगेट बिहार भी आया है हमारा ये चुनाव को देखने के लिए। अब ये अच्छी बात है। अगर आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि और देशों पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? संयुक्त राष्ट्र से या फिर अमेरिका की तरफ से या कोई भी जिम्मेदार अगर ग्लोबल स्तर की कोई भी कंपनी हमारी चुनावी प्रक्रिया को देखने के लिए आती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब जब हमारे यहाँ चुनाव चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, अगर उसको पकड़ने के लिए आएगी तो आलोक जी बड़ी शर्म वाली बात है हमारे लिए। जी रमेश जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईसी ने जवाब दिया है कि ये जो तथ्य हैं वो बिगैर किसी आधार के हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री 7 नवंबर को वाराणसी पहुंचेंगे और बरेका में निर्मित हेलीपैड पर उनके आगमन को लेकर रिहर्सल पूरा कर लिया गया है। पहले दिन पीएम मोदी बरेका में रहेंगे, जबकि 8 नवंबर को वो बनारस स्टेशन से नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन वाराणसी से खजुराहो के बीच चलेगी, जिससे काशी को देश की 8वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। ट्रेन को रवाना करने के बाद प्रधानमंत्री स्टेशन परिसर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में लगभग 5000 लोगों को संबोधित करेंगे। प्रशासन और रेलवे अधिकारियों ने सुरक्षा व व्यवस्थाओं की अंतिम तैयारियों को पूरा कर लिया है ताकि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सब कुछ सुचारू रूप से संपन्न हो सके। पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद बृजलाल ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन माफियाओं के दबाव में काम करते थे। उन्होंने बताया कि जो पुलिस अधिकारी माफियाओं के इशारे पर नहीं चलता था, उसे उस समय अपने पद पर टिकने नहीं दिया जाता था। बृजलाल ने खुलासा किया कि जब उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की थी तो उस समय एक डीएसपी को फटकार लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान एसपी स्तर के अधिकारी भी माफियाओं के ठिकानों पर छापा
मारने से डरते थे। बृजलाल ने उदाहरण देते हुए कहा कि विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में 600 गोलियां चलाई गईं, जिनमें से 67 गोलियां उन्हें लगी। उन्होंने कहा कि उस दौर में प्रदेश पूरी तरीके से माफियाओं के कब्जे में था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आज राज्य में माफिया राज समाप्त हो गया है। कुछ माफिया मारे जा चुके हैं, कुछ जेल में हैं और कुछ देश छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अब सरकार ने माफियाओं से कब्जे की जमीनों को मुक्त करा लिया है और गरीबों में आवंटित की है। बृजलाल ने कहा कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और जब व्यवस्था सुदृढ़ होती है तभी राज्य में विकास संभव होता है। उन्होंने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर आरोप लगाया कि उस समय रंगदारी और अपहरण का कारोबार चरम पर था। वहीं अब मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आ रहा है, जो कानून व्यवस्था में आए सुधारों का प्रमाण है। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। मिर्जापुर जिले के चुनार रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जब हावड़ा से कालका जा रही तेज रफ्तार कालका एक्सप्रेस की चपेट में आने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सभी श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने आए थे और प्लेटफॉर्म पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गए। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत राहत एवं बचाव कार्य तेज करने, घायलों को समुचित उपचार देने और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों को मौके पर भेजने के निर्देश दिए हैं। रेलवे, पुलिस और जीआरपी ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार सभी मृतक श्रद्धालु सोनभद्र और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले थे। घटना बहुत दुखद है। यह जितने भी परिवार के लोग हैं, जैसे यहाँ पर मालूम हुआ कि 6 लोग की मृत्यु हुआ है और 5 लोग मिर्जापुर जनपद के हैं, 1 लोग सोनभद्र के हैं। यह ट्रेन से ये गंगा स्नान के लिए आ रहे थे और किसी कारणवश जो है कि ये घटना के शिकार हो गए और हम सब पूरे परिवार संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और पूरे परिवार को हमारी सरकार के द्वारा और हम सब के द्वारा पूरी संवेदना है कि जो भी उनका मदद होगा, जो भी आर्थिक मदद होगा, उनको हमारी सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा। इसमें उधर से 1 लोग हैं और मिर्जापुर से 5 लोग, जिसे सूचना मिला है। घटना बहुत दुखद है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि बिहार में मछुआरा समाज के राहुल गांधी पर भरोसे और उनके साथ खड़े होने से अब राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में मछुआरा समाज के इंडिया गठबंधन के साथ आने की गूंज अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है और 2027 में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आएगा। अंशु अवस्थी ने यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर निशाना साधते हुए कहा कि जो
नेता निषाद समाज के नाम पर वोट लेकर बीजेपी की सत्ता की गोद में बैठ गए थे, उन्हें समाज को भुला दिया है। लेकिन अब जब उनकी कुर्सी हिल रही है तो वे घबराए हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह बिहार में मछुआरा समाज ने राहुल गांधी पर विश्वास जताया, उसी तरह अब उत्तर प्रदेश में भी पूरा मछुआरा समाज इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होगा और संजय निषाद तथा बीजेपी सरकार की विदाई तय है। ये राहुल गांधी जी के आह्वान पर जो बिहार सहित पूरे देश का मछुआरा समाज है वो इंडिया गठबंधन के साथ आ गया, महागठबंधन के साथ आ गया है। इसीलिए उसकी जो धमक है वो उत्तर प्रदेश तक आ पहुंची है, क्योंकि संजय निषाद जैसे लोग जो सत्ता की गोद में बैठकर निषाद समाज का जो भला करने के बजाय अपना भला करने में लग गए, निषाद समाज को प्रताड़ित किया जाता रहा, उनके रोजगार छीने जाते रहे और संजय निषाद जी सत्ता की मलाई खाते रहे, तो उनको डर ये बैठ गया। और ये डर होना चाहिए। 2027 में उत्तर प्रदेश में मछुआरा समाज बिहार की तरीके से कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ होगा। संजय निषाद जी, अब आपका झूठ चलने वाला नहीं। अब आपको समाज की याद आई है। अभी तक 10 साल से क्या कर रहे थे? जब नावें छीनी जा रही थी तब तो आपकी आवाज नहीं निकली। लखीमपुर खीरी के पालिया क्षेत्र में बाढ़ के कारण रेलवे ट्रैक के कट जाने से पिछले 4 महीनों से रेल सेवाएं पूरी तरीके से ठप थीं। रेल संचालन बंद होने से स्थानीय लोगों के व्यापार पर गहरा असर पड़ा और दुधवा नेशनल पार्क आने वाले पर्यटकों का आवागमन भी रुक गया था। इस स्थिति से परेशान नागरिकों ने भाजपा के पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पालिया विधायक रोमी साहनी से ट्रेन सेवा दोबारा शुरू करने की मांग की थी। दोनों जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए रेल मंत्री से संपर्क कर शीघ्र संचालन शुरू करने का आग्रह किया। मंत्री के प्रयासों और आश्वासन के बाद मात्र 25 दिनों में पालिया में ट्रेन सेवा फिर से शुरू हो गई। रेल की सीटी सुनते ही नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने मंत्री और विधायक का आभार व्यक्त करते हुए स्वागत किया है। आज 4 तारीख को पहली थी यार रेल करने आते हैं। पहली बार शॉपिंग बन रहा है 4 महीने के बाद में। आज 4 महीने के बाद व्यापारियों के अंदर बहुत उल्लास होगा, खुशी होगी कि आज ट्रेन चलने जा रही है। बहुत अनशन के बाद ये ट्रेन चालू हो रही है, बहुत हड़तालें हुई। ये तो दुधवा से जो है जुड़ा हुआ है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।